अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई एम सुमा शहजाद और आज हमारे पास लेक्चर 7 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1927 का, जो कि 44 रूल से स्टार्ट हो रहा है। 44 रूल हमारे पास जो है वो बता रहा है कि मोड सर्विंग समन्स, समन्स को सर्व करने का क्या मोड है। तो सबसे पहला जो सब रूल है वो ये बता रहा है कि रूल 42 के तहत जो लोग समन्स को इशू कर सकते हैं तो वो सर्व भी कर सकते हैं पर्सनली अगर वो चाहें, नहीं तो मुख्तियार कार के थ्रू भी सर्व करवाया जा सकता है, या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के किसी मेंबर के थ्रू, या किसी भी ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजर या सेक्रेटरी या चेयरमैन जो कि सोसाइटी का होगा उसके थ्रू जो है वो इनको सर्व करवाया जा सकता है, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। लेकिन आपने उस समन पे लिखना है कि ये किस तरह भेजा गया। नेक्स्ट ये है कि वो तमाम केसेस जिनमें समन सर्व किया जा सकता है, इंडोर्स किया जा सकता है, एनेक्स किया जा सकता है, या समन के इंडोर्स होने की या एनेक्स होने की वजह बन सकता है, या फिर अगर ओरिजिनल समन्स है तो उस पर जो सर्विंग ऑफिसर है वो एक रिटर्न मेंशन करेगा जिसमें मतलब रिटर्न अटैच करेगा जिसमें लिखा होगा कि टाइम, किस टाइम पर समन इशू किया गया है, वो मैनर जिस मैनर के थ्रू ये समन सर्व किया जा रहा है, उस पर्सन का नेम और एड्रेस अगर कोई पर्सन है तो जो कि समन सर्व कर रहा है, ताकि उस इंसान की शनाख्त हो सके। मजीद ये कि अगर आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो फिर डिलीवरी का विटनेस या फिर समन का टेंडर मौजूद होना चाहिए। जो पर्सन समन इशू कर रहा है वो उस पर्सन से ओथ लेगा, उस ऑफिसर से ओथ लेगा जिसने समन को सर्व करना है, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा सके। अगर वो पर्सन जो समन इशू कर रहा है वो ओथ नहीं लेता तो मुख्तियार कार को कहा जा सकता है कि आप ओथ ले लें। मजीद अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो फिर आप इंक्वायरी कर लें, ठीक है, उस तरह जिस तरह आपको लगता है ठीक है। अगर ये सारा काम हो गया, ओथ ले लिया है, इंक्वायरी हो गई है, तो अब क्या होगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि समन को सर्व किया जा चुका है, या फिर समन के सर्व करने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं उसी तरीके से जिस तरीके में उस पर्सन को लगता है कि ठीक है। 44A बता रहा है प्रोसीजर फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सबसेक्शन 55 ऑफ अंडर सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के सेक्शन 55 के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के ऑर्डर्स आ गए हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अलावा कोई चीज है, कोई क्रॉप हो सकती है और भी कोई और चीज है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो फिर क्या है कि इसकी जो अटैचमेंट है एक्चुअल सीजर के थ्रू होगी, फाइन, वो डेब्टर से एक्चुअल सीजर के थ्रू अटैच की जाएगी, और इसको अटैचिंग ऑफिसर या तो अपनी कस्टडी में रखेगा या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट की कस्टडी में रखवाएगा, या फिर सब रूल 3 के तहत एक रिसीवर को अपॉइंट करेगा जो कि इसकी कस्टडी का जिम्मेदार होगा। शर्त ये है कि अगर ये सीज्ड प्रॉपर्टी ऐसी है जो रखी नहीं जा सकती, वो तेजी से खराब हो सकती है, या फिर उसको रखने का, कस्टडी में रखने का एक्सपेंस उसकी एक्चुअल कॉस्ट से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अटैचिंग ऑफिसर उसको फटाफट सेल कर देगा, उसे किसी की कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर ऑफिसर को लगता है जो कि कंडीशनल अटैचमेंट के ऑर्डर्स दे रहा है सेक्शन 55 के अंडर कि एक रिसीवर को अपॉइंट करना विल बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, तो वो एक रिसीवर को अपॉइंट करेगा ताकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कस्टडी ले सके, ठीक है, और इसकी ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज बिल्कुल वही होंगी जो कि उस रिसीवर की होंगी जिसे सीपीआरसी 1908 के स्केड्यूल 1 के ऑर्डर एक्सएल के तहत अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वी हैव के अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी अटैचमेंट होनी है तो जो रजिस्ट्रार या जो भी पर्सन ऑर्डर दे रहा है इसके अटैचमेंट के, तो वो जिसने डेट लिया है उसको रोकेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को ना ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही किसी भी तरीके से इससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, चार्ज भी नहीं कर सकते, और उन तमाम पर्सन को भी जो कि इसके ट्रांसफर और चार्ज से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद क्या है कि ये जो ऑर्डर आया है इस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का, उसको ढोल की थाप पे उस इलाके में जहां वो प्रॉपर्टी मौजूद है या उस प्रॉपर्टी के करीब ही किसी इलाके में ढोल की थाप पे सुनाया जाएगा, या वहाँ जो भी कस्टमरी मोड है इस तरह के प्रोक्लेमेशन देने का तो उस तरीके से सुनाया जाएगा। फिर इसकी एक कॉपी गांव के किसी नुमाया हिस्से में फिक्स कर दी जाएगी। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई लैंड है और वो लैंड है जो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करती है, तो फिर इस केस में जिस जिले में वो लैंड मौजूद है उस जिले के कलेक्टर के ऑफिस में इसकी प्रोक्लेमेशन की कॉपी फिक्स कर दी जाएगी। 45 बता रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेंबरशिप ऑफ द ट्रू क्रेडिट सोसाइटीज, यानी कि एक पर्सन है वो दो क्रेडिट सोसाइटीज की मेंबरशिप ले सकता है या नहीं, और अगर ले सकता है तो किन वजूहत की बेसिस पे ले सकता है। तो फर्स्ट ये बात है कि लैंड मॉर्गेज बैंक है, सेंट्रल फाइनेंसिंग सोसाइटी है या सेल सोसाइटी है, और वो जो है वो क्रेडिट डिस्पेंस कर सकती है, तो फिर उनके मेंबरान दो सोसाइटीज के पार्ट बन सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जो क्रेडिट डिस्पेंस कर सकती है, तो उसके मेंबर को अगर उसी तरह की किसी और सोसाइटी की भी मेंबरशिप लेनी है तो उसको पहले रजिस्ट्रार से स्पेशल या जर्नल सेक्शन के थ्रू जो है वो इजाजत लेनी पड़ेगी। फाइन, अगर वो इजाजत नहीं लेता और वो दो से ज्यादा सोसाइटीज या एक से ज्यादा सोसाइटीज का पार्ट बन जाता है, तो रजिस्ट्रार एक रिटर्न रिक्विजिशन के थ्रू इन सोसाइटीज को बाउंड करेगा कि आप इस पर्सन की मेंबरशिप को रिमूव करें, ठीक है, और वो डेट भी बता देगा कि इस डेट से आपने इस पर्सन को रिमूव कर देना। फाइन, नेक्स्ट ये है कि क्रेडिट सोसाइटीज अनरजिस्टर्ड फर्म्स, पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के किसी भी पर्सन को मेंबर के तौर पे एडमिट नहीं करेगी। 45A ये बता रहा है कि रजिस्ट्रार कभी भी सोसाइटी के रजिस्टर्ड सोसाइटी के किसी भी मेंबर की रजिस्ट्रेशन को खत्म कर सकता है, उसकी जो मतलब एक्सपेल कर सकता है उसे रजिस्टर्ड सोसाइटी से, अगर रजिस्ट्रार के ओपिनियन में वो पर्सन परसिस्टेंट डिफॉल्टर है या उसने जो है सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम किया है जिससे सोसाइटी को नुकसान हुआ है। लेकिन इस केस में क्या है कि ये मेंबर जिसे एक्सपेल किया गया है इस तरह, उसके पास हमेशा हमेशा इस ऑर्डर के अगेंस्ट गवर्नमेंट को अपील करने का राइट रहेगा। रूल 46 एंड 47, रूल 46 हमारे पास है, वो ये बताता है सोसाइटीज नॉट बी इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्शियल मैटर्स ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर, मतलब कोई भी सोसाइटी है वो किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई भी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ना प्रोपगेट करेगी ना डिस्कस करेगी, ठीक है। फाइन, और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि किसी सोसाइटी ने ऐसा कोई काम किया है, कोई रेजोल्यूशन पास की है, कोई एक्शन लिया है, तो रजिस्ट्रार उसको फटाफट जो है प्रोहिबिट करेगा। नेक्स्ट ये है कि रूल 47 ये कहता है कि रजिस्ट्रार जो है वो सोसाइटी के बायलॉज की, रजिस्टर्ड बायलॉज की कॉपी और उनमें किए गए तमाम अमेंडमेंट्स की रिकॉर्ड रखेगा। सोसाइटी के नेम्स और एड्रेसेस का भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। रूल 48 जो है हमारे पास वो ये कहता है कि अगर अगर रजिस्ट्रार को किसी भी वजह से लगता है कि कमेटी से काम नहीं कर पा रही, तो वो एक ऑर्डर पास करेगा जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा अलॉन्ग विद द रीजन कि रजिस्ट्रार ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। और अगर वो सोसाइटी के बायलॉज के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा तो वो कमेटी को सुपरसीड करेगा, ठीक है, सोसाइटी कमेटी को सुपरसीड करेगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो कि उसने ऑर्डर में मेंशन किया होगा। ये टाइम पीरियड जो कि सब रूल 1 के तहत रजिस्ट्रार ने ऑर्डर में लिखा है, इसको टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार एक्सटेंड भी कर सकता है अगर उसको ठीक लगता है। अब कमेटी तो सुपरसीड हुई है, उसकी पावर्स और ड्यूटीज कौन एक्सरसाइज करेगा, तो इस सुपर सेशन के टाइम पीरियड में कमेटी की पावर्स और ड्यूटीज वो पर्सन या ग्रुप ऑफ द पर्संस परफॉर्म करेंगे जिनको रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने बिहाफ पे। लेकिन ये ग्रुप ऑफ द पर्सन अगर है तो ये 9 पीपल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट वी हैव कि ये जो लोग अपॉइंट हुए हैं या ये एक पर्सन जो अपॉइंट हुआ है वो 2 साल से ज्यादा नहीं काम करेंगे, ठीक है, 2 साल तक ही ऑफिस संभालेंगे। अगर सुपर सेशन का टाइम पीरियड 2 साल से ज्यादा चला गया है तो फिर ये जो पर्सन अपॉइंट हुए थे 2 साल के लिए, इन इनको रिमूव किया जाएगा और फ्रेश अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी रजिस्ट्रार की तरफ से मजीद 2 साल के लिए, या फिर अगर 2 साल से कम का कोई टाइम पीरियड है तो उस टाइम पीरियड के लिए इन लोगों को फ्रेशली अपॉइंट किया जाएगा, मजीद नए लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, सब रूल 6 कह रहा है कि रजिस्ट्रार सब रूल 1 और 2 के तहत ऑर्डर पास करने से पहले ये 3 काम करेगा। नंबर 1 ये कि सोसाइटी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना मसला बताएं या अपना कॉज शो करें कि ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ गुड रीजन देंगे कि ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं पास होना चाहिए। अगर सोसाइटी एफिलिएटेड है किसी फाइनेंस बैंक से, फाइनेंसिंग बैंक से, तो फिर उस फाइनेंसिंग बैंक से कंसल्ट करेगा रजिस्ट्रार, ठीक है, इस एक्शन के हवाले से और सोसाइटी के जो अफेयर्स हैं उनके मैनेजमेंट के हवाले से भी। नेक्स्ट ये है कि अगर जो सोसाइटी है वो खुद से एक प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है लिमिटेड, ठीक है, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, तो फिर इस ऑर्डर के आने से पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रार को अप्रूवल की जरूरत है। अगर प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, और उसको सुपरसीड किया, उसकी कमेटी को सुपरसीड किया है, तो अब अपॉइंटमेंट्स जो होंगी या वैकेंसी के ऊपर कोई फिलिंग के लिए आप ऐड वगैरह देंगे तो फिर रजिस्ट्रार को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत की जरूरत है, उनकी अप्रूवल की जरूरत है अपॉइंटमेंट्स वगैरह करने के लिए या वैकेंसी को फिल करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव कि इस रूल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सोसाइटी के बाय लॉज जो कि सोसाइटी की कमेटी के मीटिंग से रिलेटेड है उनको मुतासिर कर रहे हो। मजीद ये कह रहे हैं कि इस रूल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रजिस्ट्रार की जो पावर है जिससे रजिस्ट्रार सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है उसको इफेक्ट किया जा सके, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो रूल है वो 49 है आज का, जो ये बता रहा है कि इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन प्रोहिबिटिंग प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो रजिस्ट्रार, लिक्विडेटर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो के सेक्शन 59 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए बी के तहत एक्ट कर रहे हों और वो एट द सेम टाइम कोई ऐसा सर्टिफिकेट साइन कर देते हैं जिससे किसी प्रॉपर्टी को इफेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी मुतासिर हो रही है, तो वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे। वो उस फॉर्म में होगा, ये प्रोक्लेमेशन उस फॉर्म में होगा जो कि स्केजुअल बी एनेक्स्ड में मौजूद है। इस अगर आपके पास ये रूल्स मौजूद है तो इस रूल्स के बिल्कुल एंड पे कुछ नेक्स्ट फॉर्म मौजूद है, उस फॉर्म के हिसाब से ये प्रोक्लेमेशन इशू की जाएगी, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर ये प्रोक्लेमेशन जो किया है इसकी कॉपी उस इलाके के जहाँ ये प्रॉपर्टी मौजूद है मामलादार और तालुका को दी जाएगी। मामलादार जो है वो इसकी एंट्री करेगा, सर्टिफिकेट की एंट्री करेगा रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट्स में, फाइन। तो आई गेस ये चीजें बहुत आसान थी, इतनी तो मुश्किल नहीं थी, आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अगर आप चैनल को पे नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप जो है वो फेसबुक पेज पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।